नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है सुमंत और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे GS1 मेंस की कंप्लीट स्ट्रेटजी। जो GS1 का पेपर है कैसे तैयार किया जाए, मॉक टेस्ट को कैसे सॉल्व किया जाए, उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, ये हम समझेंगे। और हमारा पर्पस होगा कि 110 के मार्क्स जो है ना वो पार करें, 110 के ऊपर हमारे मार्क्स GS1 में आए, ये हमारा पर्पस रहेगा। ये ऑफिशियल सिलेबस है GS1 का। यहाँ पर आपको पूछा जाता है कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी आपका। फिर उसके बाद जो ज्योग्राफी के सवाल हैं वो पूछे जाते हैं, ज्योग्राफिकल फिनोमिना है वो पूछी जाती है। हम लोग सभी टॉपिक को कैसे तैयार करें, क्या क्या सोर्स होंगे, कहाँ से हम तैयार करेंगे, वो देखेंगे। सबसे पहले करना क्या, सबको नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। 12 हमारे पास टॉपिक हैं, 12 की हमें तैयारी करनी है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर GS1 में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका मॉक टेस्ट होता है। आप जिस भी कोचिंग का मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, मॉक टेस्ट में आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। मान लो कि आपका आर्ट एंड कल्चर का मॉक है, ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन टेस्ट में आए होंगे, तो आपके 20 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा कि मॉक टेस्ट को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं उन टॉपिक को तैयार करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जिसे यूपीएससी सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है। तो बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टॉपिक वाइज। इंडियन कल्चर यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि जो आर्ट फॉर्म है वो पढ़ना है, लिटरेचर पढ़ना है और आर्किटेक्चर पढ़ना है। आर्ट फॉर्म में आपका जो पेंटिंग है, पपेट्री है, ये सब आता है, ठीक है। तो इसके लिए देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपने एंशिएंट इंडिया पढ़ाई करी होगी, याद है आर एस शर्मा वाली किताब। एंशिएंट इंडिया की जो किताब है वहाँ पर आपको हड़प्पा के बारे में बताया गया है ना। जो मौर्य काल है उसके बारे में बताया गया है। मौर्य काल के समय में जो आर्किटेक्चर था, जो पेंटिंग थी, जो आपकी पोट्री का स्टाइल था, ठीक है ना, तो उन सबको डिस्कस किया गया था विस्तार से। तो आपने जो प्रीलिम्स के लिए माल पानी पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेंगे। फाइन आर्ट्स NCERT क्लास 11th की नई NCERT है, इसको भी आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था, इसको भी प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, इसको पढ़ लेंगे, पतली सी किताब होती है। नितिन सिंघानिया आप पूरा कभी नहीं पढ़ेंगे, जो जो टॉपिक यहाँ पर मेंशन किया गया है, लिटरेचर वो पढ़ लेंगे, आर्किटेक्चर वो पढ़ लेंगे। सिंघानिया का पहला ही चैप्टर आर्किटेक्चर पर है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। सेकंड चैप्टर पेंटिंग पर है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो जो टॉपिक लिखा गया है हमारे यूपीएससी के सिलेबस में, हम लोग उसको बेहतरीन ढंग से तैयारी करेंगे। तो ये हो गया आपका आर्ट एंड कल्चर का। NIOS तभी पढ़ना अगर आप फाइन आर्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब दोनों में से कोई एक पढ़ना है, इसको मत पढ़ना फिर अगर उसको पढ़ रहे हो तो, ठीक है। ये हो गया आपके आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक। तो मेंस के लिए आप कुछ अलग नहीं पढ़ेंगे, यही चीज़ आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ रहे थे, बस अंतर ये है कि आपने आंसर राइटिंग करी कल्चर की, वो आपने एक एक्स्ट्रा काम कर लिया। मॉडर्न इंडिया को यहाँ बांटा गया है 2 भागों में। सबसे पहला, मॉडर्न इन हिस्ट्री के जो इवेंट हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, इशू हैं, उनको पूछा गया है। फिर हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है, इसमें अलग अलग स्टेज, अलग अलग हमारे आंदोलन, स्वदेशी, असहयोग, सविनय अवज्ञा, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद जो रिवोल्ट हुआ था, नेवल, वो सब, उसके बाद में बारे में पढ़ेंगे। जो कंट्रीब्यूशंस हैं अलग अलग समाज की, सोसाइटी का जो अलग अलग तबके हैं उनके, जैसे कि दलित का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, महिलाओं का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है ना, कैपिटलिस्ट का, वर्कर क्लास का क्या योगदान रहा हमारे आंदोलन में, वो पढ़ने के लिए है आपको। तो ये 2 टॉपिक तैयार करने के लिए आपको जो स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ते हैं ना, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया, वही पढ़ना है। यह आपने प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ा था, वही आप मेंस के लिए पढ़ेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। हाँ, एक बात और,
कंट्रीब्यूशन का जो आपका टॉपिक है ये तैयार करना है आपको प्लासी टू पार्टीशन का केवल एक चैप्टर पढ़ के। जो किताब है प्लासी टू पार्टीशन उसमें एक चैप्टर है 7 नंबर, मेनी वॉइसेस ऑफ अ नेशन। यहाँ पर क्या किया गया है कि जो अलग अलग हमारे समाज का तबका है उनके द्वारा क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया गया, जैसे कि बिजनेस वर्कर्स के द्वारा, जो वर्किंग क्लास लोग हैं उनके द्वारा, वुमेन के द्वारा। एक बार सवाल पूछा गया था कि जो नॉर्थ ईस्ट है उनका क्या योगदान, हमारा जो है ना नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के लोग, उनका क्या योगदान रहा है हमारे आंदोलन में, दक्षिण भारत के लोगों का क्या योगदान रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेंगे। किताब पूरा नहीं पढ़ना है, वैसे किताब बहुत बेहतरीन है, ये किताब बहुत ही बेहतरीन है, मगर हमारे पास समय का अभाव है। स्पेक्ट्रम आपका पूरा काम कर देगा, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। चलिए, चौथा टॉपिक हमारा है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। इसके लिए आप करना क्या, खाते पीते आप प्रधानमंत्री सीरीज़ एक यूट्यूब पर एक है एबीपी न्यूज़ का, उसको देख लीजिएगा आराम से। जब भी आप वीडियो चलाने का मन करे इसको देख डालना। क्लास 12th की एक एनसीईआरटी है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं। 2020 के मेंस में एक भी क्वेश्चन नहीं था, न पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से न ही वर्ल्ड हिस्ट्री से, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि अगले साल सवाल पूछ दे, ठीक है ना। देखो, मैंने आपको कहा कि हम लोग टेस्ट सीरीज़ को बहुत ही ढंग से कवर करेंगे। करते क्या है, GS1 को तैयार करने में मॉक टेस्ट का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, पूरा कीजिएगा। जैसे कि मान लो कि कोई इंस्टीट्यूट है, मान लो विजन है, उसका आप टेस्ट सीरीज जो है वो करते हैं, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टेस्ट पेपर है ना, उसमें आपको 20 क्वेश्चन होंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के 20 टॉपिक आपका तैयार हो गया। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो मोस्ट प्रोबेबल 20 टॉपिक है ना वो आपका तैयार हो गया। जैसे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जो एक टेस्ट था वहाँ पर सवाल पूछा गया था पंजाब क्राइसिस के बारे में, ठीक है ना, ऑपरेशन ब्लू स्टार, पंजाब क्राइसिस, जो पूरा जो समस्या था उसके बारे में, जो खालिस्तानी मूवमेंट था उसके बारे में। तो इस तरह का जो टॉपिक है ना वो हम लोग टेस्ट सीरीज से करते हैं। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर एम्पायर, आर्ट एंड कल्चर के लिए टेस्ट सीरीज से करते हैं हम लोग। इंडिया आफ्टर गांधी नहीं पढ़ना है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस नहीं पढ़ना है, ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना है आपको। हाँ, अगर ज़्यादा मन कर जाए, एकदम बहुत ज़्यादा मन हो कि हमको तो पढ़ना ही पढ़ना है ये किताब, तो मैंने चैप्टर मेंशन कर दिया है यहाँ पर, अब क्या कहें मगर मत पढ़ना। मतलब आपका जो एनसीईआरटी है और जो मॉक टेस्ट है वो काफ़ी है, उतने से ही सवाल आएगा। और अगर बाहर से सवाल आया तो किताब से नहीं आएगा, आपको मन से उसका आंसर बना के लिखना पड़ेगा। पांचवा आपका है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में कई सारे लोग जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो पढ़ते हैं। मैं आपको केवल एक सजेशन दूंगा, जो विजन का जो पीडीएफ है वर्ल्ड हिस्ट्री का, केवल वो पढ़ डालिए और कुछ मत कीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री का पीडीएफ पढ़ डालना, इसके साथ जो मॉक टेस्ट है इनसाइट का, किसी भी कोचिंग का आपको मिल जाए फ्री में, उसको आप पढ़ लीजिएगा, सॉल्व करना, आंसर लिखना उसका, ठीक है ना। ओल्ड एनसीईआरटी, बीवी राव, नॉर्मन लुई, ये सब नहीं पढ़ना, ठीक है ना। जितना मेहनत तुम यहाँ पे करोगे उससे बढ़िया, उससे ज़्यादा मेहनत तुम मॉडर्न इंडिया पढ़ लोगे, चाहे तुम गवर्नेंस का, इंटरनल सिक्योरिटी तुम तैयार कर लोगे। अब तुम इतना सारा पढ़े और वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल ही नहीं आया, क्या फ़ायदा पढ़ने का। मगर मुझे पता है कि इंटरनल सिक्योरिटी से सवाल आएगा, मुझे पता है कि GS2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से सवाल आएगा, तो क्यों ना उसको मजबूत किया जाए। क्यों ना हम GS4 में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें बेहतरीन ढंग से, ताकि हम आराम से 140 क्रॉस कर। GS1 में 110 पार करना मुश्किल हो जाता है, मगर GS4 में 140 पार करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपके आंसर में कितनी ईमानदारी है, कितना इथिक्स है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए होती है उसके लिए। वफादारी वगैरह से तुम डाल सकते हो, इसमें ईमानदारी वगैरह जो है ना बना कर तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको मन है तो पढ़िए, वरना केवल एक PDF काफ़ी है। अगला सोसाइटी का जो टॉपिक है, वहाँ पर भारतीय समाज का साइलेंट फीचर,
वुमेन के जो रोल हैं, वुमेन के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम, उनके समाधान, पोवर्टी, डेवलपमेंटल इश्यूज, जनसंख्या, इस सब पर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि डिस्कस द इकोनॉमिक एंड सोशियो इकोनॉमिक फोर्सेज डैट आर ड्राइविंग इंक्रीजिंग फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब कि खेती किसानी में जो महिलाओं की भागीदारी है वो बढ़ती जा रही है, इसके पीछे जो आर्थिक कारण हैं और सोशो कल्चरल कारण क्या हैं आपको बताना है। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन है ना आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। हाँ, यूपीएससी ने सवाल पूछ दिया एक बार तो कई सारे जो किताबें हैं वो छापने लग जाते हैं ये दिखाने के लिए कि ये तो हमारे यहाँ से ही आया है सवाल। नहीं, एग्ज़ाम में पूछने से पहले किसी के पास इसका आंसर नहीं था। ये सब होता क्या है ना कि ये सब जब आप पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, इसका आंसर आपको अपने आप एग्ज़ाम हॉल में स्ट्राइक करेगा आंसर लिखते टाइम कि हाँ ये कारण है, ये कारण है। किसी एक टॉपिक, किसी एक किताब से आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सेम। अच्छा देखो, जो ग्लोबलाइजेशन है इसमें कई सारा आपको डायमेंशन पढ़ना है, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी पर ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव, इंडियन पॉलिटिक्स पर ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव, भारतीय कल्चर पर, भारतीय म्यूजिक पर ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इन सब के लिए सिंपल जो हमारा सोशोलॉजी की जो किताब है 11th की और 12th की, ये तो बेसिक है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। इसके अलावा जो विजन का जो टॉपिक वाइज मॉड्यूल है जो आप आता है ना PDF, बस वो पढ़ लीजिए, आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आपको करना है। हाँ, पढ़ना खूब है, इसमें पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला ज्योग्राफी का टॉपिक है साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, ये आपने जो NCERT पढ़ रखी है प्रीलिम्स के लिए वो काफ़ी है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है उसके लिए। जैसे कि क्लास 7 की जो नई NCERT है, क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी है, GC लॉन्ग पढ़ी होगी आपने, इतना अगर पढ़ लिया है तब भी आपसे सवाल नहीं हो पा रहा है तो आपको सविंदर सिंह पढ़ना है, वो भी काफ़ी सिलेक्टिवली, बहुत ही चुन चुन के पढ़ना है। किताब इतनी मोटी है, उसको पूरा नहीं पढ़ना है, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए होता है। ठीक है, देखो अगला की नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर यूपीएससी सवाल पूछता है कि एटॉमिक एनर्जी का जो रॉ मटेरियल है उसके बारे में, फिर जो ओशियन के रिसोर्सेज हैं उसके बारे में सवाल पूछा है। हो सकता है कि उसका अगला सवाल पॉलीमेटेलिक नोड्यूल पर आ जाए या फिर सी ग्रास के बारे में आ जाए, हमारा जो मैरीन फिशरी है उसके बारे में सवाल आ जाए। तो जो रिसोर्सेज हैं हमारा उस पर सवाल पूछेगा। इसके लिए दोबारा जो कोचिंग का मटेरियल है वो मतलब उन्होंने कंपाइल किया होता है पूरा, उसको पढ़ सकते हैं। विजन का देख लीजिएगा और आपका जो दोनों NCERT क्लास 12th का इसको पढ़ लीजिएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी वाला भी और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाला भी। बहुत ही बेहतरीन ज्योग्राफी है। यहाँ पर जो पूरा रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो दिया गया है। ठीक है, जो यहाँ पर है ना रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा आपको NCERT से तैयार हो जाएगा। आपको लगेगा कि अरे इतना ही पढ़ना है क्या, उतना ही पढ़ना है, उसका यूज़ सबसे मेन चीज़ है, उसका इस्तेमाल सबसे मेन चीज़ है। अगला है ज्योग्राफिकल फिनोमिना, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन। जैसे कि अभी हमारा जो अरेबियन सी है वहाँ पर साइक्लोन का जो नंबर है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कई सारे सुपर साइक्लोन अरेबियन सी में अब आने लगे हैं। ग्लोबल वार्मिंग तो एक कारण है, ध्यान सुनिएगा, जो ग्लोबल वार्मिंग है ये तो एक कारण है ही, इसके अलावा कई सारे और कारण भी हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मेशन में इन साइक्लोन के। क्लियर बात है। सवाल पूछ सकता है कि क्या कारण है कि बे ऑफ बंगाल की अपेक्षा अरेबियन सी में साइक्लोन कम आता है, या फिर ज़्यादा डिस्ट्रक्शन बे बंगाल में क्यों होता है। सब सवाल पूछ सकता है। एक भी सवाल पूछ सकता है कि साइक्लोन बनता कैसे है, क्या कंडीशंस होती हैं इसके लिए। तो यहाँ पर जैसे कि रिसेंट साइक्लोन ऑन द ईस्ट कोस्ट वाज कॉल्ड फैलिन, किस तरह से ट्रॉपिकल साइक्लोन का नामकरण किया जाता है। इस सवाल के पूछने से पहले किसी को होश ठिकाना नहीं था कि कैसे करते हैं साइक्लोन का नेमिंग, किसी को नहीं पता था, मतलब हमारे यूपीएससी के पर्पज़ के लिए। जैसे सवाल पूछा गया सभी ने छापना शुरू कर दिया कि हाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब लोग पढ़ते तो लगता है कि हाँ आप ही के मतलब क्वेश्चन से मतलब आया होगा ये क्वेश्चन,
यूपीएससी ने पूछा होगा आपके मटेरियल से, ऐसा नहीं होता। कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो हमें रास्ता दिखाते हैं कि पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि लैंडस्लाइड पर आपको सवाल पूछा गया है, ब्रिंग आउट द कॉजेज फॉर मोर फ्रिक्वेंट लैंडस्लाइड इन हिमालय दैन इन वेस्टर्न घाट। अरे हिमालय फोल्ड माउंटेन है, ये डिस्टर्ब्ड एरिया है, वेस्टर्न घाट रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। हाँ, यहाँ पर बारिश होती है, इसी कारण से लैंडस्लाइड ज़्यादा आता है, वहाँ पर माउंटेनस एरिया भी है, मगर हिमालय की तुलना में ज़्यादा स्टेबल है वेस्टर्न घाट। कई सारे और कारण भी हैं। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपसे, तो इस सवाल का जवाब तब दे पाएंगे आप जब आप मतलब कि काफ़ी एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे चीज़ों को। जो कोचिंग का मटेरियल है उसको पढ़िएगा, जो मॉक टेस्ट है वो आपको तैयार कर देगा अच्छा खासा आपका कंटेंट। इसको तैयार करना है। आप देखो, आपने एनसीईआरटी तो पढ़ ही लिया था, जो सविंदर सिंह है वो तभी पढ़ना है जब एनसीईआरटी में कोई दिक्कत हो, ठीक है, वरना बाकी हम लोग पढ़ा ही रहे हैं आपको ज्योग्राफी का वीडियो, आपको लेक्चर आ ही रहा है, निश्चिंत रहिए। पूरा एनसीईआरटी, सविंदर सिंह और जो दूसरी किताबें हैं ज्योग्राफी की, उनका सारा कंटेंट मिला करके हम लोग जो है ना पढ़ाते हैं आपको, ताकि आपको मेहनत कम करनी पड़े। अलग अलग किताब आप ढूंढते चलेंगे, समय ज़्यादा लगेगा। कम से कम एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा ढंग से, इतना कम से कम करना है, और मॉक टेस्ट ये सॉल्व करना है आपको। सबसे मेन चीज़ यही होती है। जैसे कि मॉक टेस्ट बहुत कम लोग लिखते हैं, प्रीलिम्स का तो खैर सॉल्व कर ही लेते हैं, मेंस का नहीं सॉल्व करते लोग। सोचते हैं कि यार हो जाएगा, एग्ज़ाम हॉल में लिख लेंगे ना आंसर। बहुत कम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए, ठीक है। तो ये हो गई बातें। ज्योग्राफी की जो क्लास है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए वो मैं ला रहा हूँ आपका। अभी तक 14 लेक्चर हो चुका है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर देखा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं देखा है तो इसको देखते चलिए, और आपका जो ज्योग्राफी है आपका क्लियर होता जाएगा, आपको तैयार होता जाएगा। बाकी मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम, आर्ट एंड कल्चर के लिए ओल्ड एनसीईआरटी और सिंघानिया, आपने सब नोट कर लिया होगा, ये उम्मीद है मुझे, ठीक है। इतना ही पढ़ना है GS 1 में, इतनी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।